नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलोदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी और उनके साथ दिए गए ऑप्शन की। जो ऑप्शन दिए गए उनकी भी बात करेंगे, उसके साथ साथ उस क्वेश्चन की भी बात करेंगे। और आपको थंबनेल में दिखाया भी गया होगा कि अपन इस वीडियो में है वो इनफिलिप नेट को पूरा पढ़ेंगे, जेडी ब्राउन को पूरा पढ़ेंगे, शब्दकोश को, यानी कि डिक्शनरी क्या होती है, किस शब्द से बनी है, कैसे बनी है, उसको पूरा पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही आपके 3-4 टॉपिक और हैं, यानी कि पुस्तकालय सॉफ्टवेयर से संबंधित, पुस्तकालय नेटवर्क से संबंधित अपन इसमें वीडियो में लगभग टॉपिक पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक ही क्वेश्चन में आपके लगभग टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यदि वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो अपन क्लासों को है वो कंटिन्यू रखेंगे, अन्यथा आपको पता ही है कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर आपको क्या होता है। इसके साथ साथ ही ये वीडियो आपका बिहार लाइब्रेरियन, पंजाब लाइब्रेरियन, यानी कि 18 जुलाई की उनके एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपकी किसी भी प्रकार की, जैसे कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, यूपी, एमपी, राजस्थान, किसी भी प्रकार के आपकी लाइब्रेरियन के एग्जाम हो, चाहे वो बीलिस लेवल पे हो, चाहे वो सर्टिफिकेट लेवल पे हो, चाहे वो एमलिस लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही रहता है। इसके साथ साथ आपको पता है कि हमने 1500 क्वेश्चन है जो ओल्ड क्वेश्चन तैयार किए हैं, 1500 के आसपास, तो इन ओल्ड क्वेश्चनों को भी आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलो अपन स्टार्ट करेंगे, बीच में कोई भी बातें नहीं करेंगे लाइव सेशन में। तो अपना है कि उरकुंड ऑफर, यानी कि उरकुंड क्या प्रदान करता है, उरकुंड है क्या, ये क्या प्रदान करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया पुस्तकालय सांख्यिकी विश्लेषण, बी ऑप्शन में दिया गया साहित्य चोरी का पता लगाना और उसको रोकना, ऑनलाइन सूचीकरण में सहायता और पुस्तकालय शौचालन में समर्थन। चारों ऑप्शन आपको सेम से लग रहे हैं, लेकिन इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पुस्तकालय में जो साहित्य चोरी होती है उसका पता लगाना और उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका उरकुंड का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बारे में यदि कोई भी आपके कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे कमेंट में लिख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत, यानी कि रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया इज, यानी कि भारत में जो रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यानिधि, शोध गंगा, शोध गंगोत्री और भारतीय राष्ट्रीय डिपोजिटरी लाइब्रेरी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल पूर्वक बात करेंगे कि शोध गंगा क्या है, शोध सिंधु क्या है, ई शोध सिंधु क्या है, शोध गंगोत्री क्या है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो रिसर्च इन प्रोग्रेस, यानी कि बात कर लेते हैं रिसर्च इन प्रोग्रेस का जो एक डेटाबेस है वो किसका है, तो वो हो जाएगा आपका शोध गंगा। क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है शोध गंगा। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि शोध गंगा क्या है। तो बात कर लेते हैं, शोध गंगा एक कार्यक्रम है, रिसर्च इन प्रोग्रेस आपको पता है डेटाबेस है। ये एक किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये आपको पता है कि इनफिलिप नेट के द्वारा। किसके द्वारा, इनफिलिप नेट, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के द्वारा ये एक कार्यक्रम है। इनफिलिप नेट क्या है, इसके कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो इनफिलिप नेट का जो आपकी बताई कि इनफिलिप नेट की जो स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी, यूजीसी के द्वारा की गई थी, यानी कि यूजीसी के द्वारा की गई। कब की गई थी, तो वो आपकी की गई थी सन 1991 में। कब की गई, सन 1991 में, यानी कि मार्च सन 1991 में की गई थी। इनफिलिप नेट क्या है, तो ये आपका एक क्या है, यह आपका एक शैक्षणिक नेटवर्क है। क्या आपका एक शैक्षणिक नेटवर्क है। और इसके साथ साथ शैक्षणिक नेटवर्क के साथ पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित करवाता है, क्योंकि उन कार्यक्रम को क्या आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पहला इसका कार्यक्रम कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा शोध गंगा। कौन सा, शोध गंगा, यानी कि शोध गंगा के बाद बात कर लेते हैं कि शोध गंगोत्री, ये हो जाएगा शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री, शोध गंगा, ई शोध सिंधु, यानी कि ई शोध सिंधु। ये क्या है, इसका एक डेटाबेस है। क्या है इसका एक, ये डेटाबेस है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ई शोध सिंधु के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद आपका अगला है कि प्लानर और कैलीवर भी इसके कार्यक्रम है। प्लानर और कैलीवर भी आपके किसके कार्यक्रम है, प्लानर और कैलीवर, इसको लिख लेना है। प्लानर और कैलीवर जो कार्यक्रम है वो भी आपके किसके हैं, इनफिलिप नेट के हैं। इसके साथ साथ ही आपको और बताएं तो आपका एक हो जाएगा विद्वान, जो किसके लिए, कॉलेजों के लिए, यानी कि विद्वान जो कार्यक्रम है, यानी कि वो भी आपको ध्यान रखना है। विद्वान नहीं, सॉरी दोस्तों, एनालिस्ट जो कार्यक्रम है वो आपके लिए कॉलेजों के लिए। जो एनालिस्ट कार्यक्रम है ये किसके लिए है, कॉलेजों के लिए। इसके बाद ई पाठशाला अपन पढ़ते हैं। ई पाठशाला मैंने आपको पढ़ाई भी है वीडियो में पहले, यानी कि ई पाठशाला के बारे में आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद अपन बात करें, कई बार क्या होता है कि जो अपना ये पेन है, स्क्रीन पेन, ये थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है, तो कई बार थोड़ा कम लिखा जाता है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको लिख लेना है, ई पाठशाला। इसके बाद सोल सॉफ्टवेयर, वो भी आपका किसका है, तो सोल सॉफ्टवेयर आपका किसका, इनफ्लिमनेट का। सोल के 3 वर्जन आ चुके हैं, आपको 3 पता है कि पहला वर्जन है वो उसका आया सन 2000 में, दूसरा वर्जन सन 2009 में, और तीसरा वर्जन सन 2021 में आया अभी फरवरी में, 24 फरवरी को, सोल 3.0। तो इसके बारे में ये छोटी छोटी बातें हैं इनफ्लिमनेट के बारे में, ध्यान रखना। 100% क्वेश्चन आता है इनफ्लिमनेट से और डेल नेट से, यानी कि इनफ्लिमनेट, डेल नेट और OCLC तीनों से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यदि एग्जाम में क्वेश्चन 100 होते हैं लाइब्रेरी साइंस के। तो अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 ऑप्शन को देख के आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि द पर्सन हु प्रिपेयर्स डिक्शनरी और नाउन एज, यानी कि जो व्यक्ति शब्दकोश तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, शब्दकोश तैयार करता है, उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति शब्दकोश तैयार करता है, डिक्शनरी तैयार करता है, उसको क्या कहा जाता है। डिक्शनरी के बारे में अपन पूरी बातें करेंगे क्योंकि डिक्शनरी से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कि डिक्शनरी को तैयार करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन लेक्सिकोग्राफर। क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। लेक्सिकोग्राफर होता क्या है, कैसे क्या है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो यही कर लें कि डिक्शनरी को अपन ग्रीक भाषा में, डिक्शनरी को अपन ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, लेक्सिकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्सिकॉन कहते हैं, लेक्सिकॉन कहते हैं। और इसके साथ साथ अपन बात कर लेते हैं लेक्सिकॉन कहते हैं तो ये किस भाषा में कहते हैं डिक्शनरी को, तो ग्रीक भाषा में अपन डिक्शनरी को क्या कहते हैं, लेक्सिकॉन कहते हैं। अब डिक्शनरी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो मेरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर है मैंने संलग्न किया, उनको मैंने भी पढ़ा है और बहुत सारे स्टूडेंट, कम से कम 400 से 500 अपने जो स्टूडेंट उन्होंने अपने पेपर वो परचेज कर लिया है क्योंकि वो भी कमेंट करते रहते हैं कि सर इन टॉपिकों के बारे में बताओ। तो सबसे पहले बात करें डिक्शनरी शब्द, तो डिक्शनरी शब्द है ये आपका लैटिन भाषा के डिक्टोनोरियम शब्द से बना है। किस भाषा से, लैटिन भाषा के, यहाँ पे लैटिन है थोड़ा सा लिख लेना, लैटिन भाषा के डिक्टोनोरियम शब्द से। कौन से शब्द से, डिक्टोनोरियम, डिक्टोनोरियम शब्द से बना, इसको पूरा जोड़ लेना, यानी कि लैटिन भाषा के डिक्टोनोरियम शब्द से बना जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वाक्यांश का एक संग्रह। क्या होता है, वाक्यांश का एक संग्रह होता है इसका शाब्दिक अर्थ डिक्टोनोरियम शब्द का। अब अपन बात कर लेते हैं कि डिक्शनरी है वो पुस्तकालय के किस विभाग में यानी कि किस सेक्शन में रखे जाते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये आपके एक संदर्भ ग्रंथ होते हैं, यानी कि शब्दकोश, या अपन जो और भी बात कर लेते हैं कि संदर्भ ग्रंथ होते हैं ये, तो इनको आपको किस विभाग में रखे जाते हैं, तो आपके पुस्तकालय के संदर्भ विभाग में रखे जाने वाला क्या है, एक ग्रंथ है। और डिक्शनरी है क्या, तो डिक्शनरी को आपको ध्यान रखना है कि डिक्शनरी क्या है, तो डिक्शनरी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अपन किसी भी शब्द की क्या लगा सकते हैं, किसी भी शब्द का अर्थ, पर्यायवाची, ऐसे इनको क्या रखते हैं कि शब्द, अर्थ, पर्यायवाची, इनका क्या होता है कि सार्थक समूह उपस्थित होता है आपका डिक्शनरी में। डिक्शनरी से अपन किसी भी शब्द की, यानी कि किसी भी शब्द कब उत्पत्ति हुआ उसके बारे में भी अपन जान सकते हैं, यानी कि ये जो शब्द है ये कब आया था इसके बारे में अपन जान सकते हैं कि डिक्शनरी के अनुसार। जैसे कि अपन पढ़ते हैं लाइब्रेरी शब्द, तो आपको लाइब्रेरी शब्द का आपने पढ़ा होगा कि सन 1354 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। अब अपन बात कर लेते हैं कि डिक्शनरी के कितने प्रकार होते हैं, तो डिक्शनरी के आपके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, डिक्शनरी के आपके 4 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार, तो पहला होता है सामान्य डिक्शनरी, जो सामान्य डिक्शनरियाँ होती हैं आपको पता है। ये दूसरा होता है विशिष्ट डिक्शनरी, जो विशिष्ट उपयोग के लिए ली जाती हैं। तीसरा होता है आपका विषय, जो विषय से संबंधित होती है, यानी कि सब्जेक्ट डिक्शनरी। और चौथा होता है आपका द्विभाषी डिक्शनरी। इस प्रकार से 4 प्रकार की आपके डिक्शनरी होती हैं, तो इनको आपको सभी को पढ़ लेना है। जैसे कि डिक्शनरी को और किन किन नाम से जानते हैं, तो आपका एक होगा लेक्सिकॉन, एक होगा थिसॉरस, ये आपका पूछा गया है, एक आपका थिसॉरस, लेक्सिकॉन, इन सब नाम से आपके क्या है डिक्शनरी को अपने जानते हैं। तो आपको मैंने बताया कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आपको नोट्स तो आपको मैंने पहले भी बताया कि पहले आप क्वेश्चन को लिख लिया करो, उसके बाद उसके आंसर को लिख लिया करो, नीचे लिख लिया करो विशिष्ट सॉल्यूशन। जैसे कि मैं पहले वीडियो बनाता था विशिष्ट सॉल्यूशन, इसके बाद सारी बातें लिख लो कि डिक्शनरी किस शब्द से बना है, डिक्शनरी क्या है, कैसा ग्रंथ है, उसमें जो अर्थ, पर्यायवाची शब्द मिलते हैं शब्दों के। तो इस प्रकार से आपको सारा मैटर क्या कर लेना है, नीचे एडिट कर लेना है। वीडियो को पूरा देखा करो, ऐसे नहीं कि सर 20 क्वेश्चन बता रहे हैं तो चलो कम ही है 20 क्वेश्चन, पूरा मैटर देखोगे तो लगभग टॉपिक आपके क्लियर होते जाएंगे। इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है कि ग्रे लिटरेचर जनरली रेफर टू, यानी कि ग्रे लिटरेचर है वो किसको संदर्भित करता है, तो ग्रे लिटरेचर है वो किसको संदर्भित करता है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए, अपन चारों ऑप्शनों की क्या करते हैं पहले बात करेंगे। चारों ऑप्शन की बात करने के बाद ही अपन आगे के मैटर की बात करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रकाशित साहित्य, दूसरा है प्रकाशित साहित्य, तीसरा निजी प्रकाशन और चौथा आपका सरकारी प्रकाशन। तो बात कर लेते हैं कि ग्रे लिटरेचर होता क्या है। ग्रे लिटरेचर, तो ग्रे लिटरेचर होता है आपका अप्रकाशित साहित्य। क्या होता है, अप्रकाशित साहित्य।
जो क्या है कि प्रकाशन के अभाव में जो साहित्य रह चुका है, यानी कि जो साहित्य प्रकाशन के अभाव में रह चुका है, जिसका अभी तक क्या नहीं हुआ, प्रकाशन नहीं हुआ, वो क्या होता है, आपका अप्रकाशित साहित्य होता है। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपका एक बार नेट में पूछा गया कि सबसे ज्यादा अप्रकाशित साहित्य किसका है, तो आपका किसका है, सामाजिक विज्ञान का। किसका है, सामाजिक विज्ञान का है। सामाजिक विज्ञान का सबसे ज्यादा क्या है, अप्रकाशित साहित्य है। कितना परसेंट है, तो सामाजिक विज्ञान का 40% जो साहित्य है वो क्या हो गया, यानी कि प्रकाशन के अभाव में रह गया। अब अपन बात कर लेते हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सर ये अप्रकाशित साहित्य होता है, ये पुस्तकालय के कौन से स्रोत में गिना जाता है। यानी कि पुस्तकालय, आपको पता है कि सूचना के 3 स्रोत होते हैं, सूचना के 3 स्रोत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्राथमिक, कौन सा, प्राथमिक सूचना स्रोत, द्वितीयक सूचना स्रोत, और एक होता है आपका तृतीयक सूचना स्रोत। तो सर ये जो है प्रकाशित साहित्य सूचना के किस स्रोत में गिना जाता है, तो ये आपको पता ही है कि सबसे पहले मैंने आपको बार बार बताया कि जो सबसे पहले लिखा गया मैटर है वो आपका कौन से में आएगा, प्राथमिक सूचना स्रोत में आएगा। कौन से में आएगा, प्राथमिक सूचना स्रोत में आएगा। तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्राथमिक सूचना स्रोत। जो है प्रकाशित साहित्य है वो आपके किस में लिखे जाते हैं, तो आपके प्राथमिक सूचना स्रोत में लिखे जाते हैं। इनको आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा गया है कि अप्रकाशित साहित्य ग्रे लिटरेचर सूचना के किस प्रकार के स्रोत हैं, तो आपके कौन से हैं, प्राथमिक स्रोत हैं। और इसके बाद अपन अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन कौन सा है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप बताओगे। अगला कोई डी ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं तो होता ही नहीं है। तो इसकी बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पैसिव डॉक्यूमेंट यानी कि पैसिव जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि पैसिव डॉक्यूमेंटेशन का तात्पर्य क्या है, यानी कि पैसिव डॉक्यूमेंटेशन का तात्पर्य क्या है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि प्रलेखन प्रगति, क्या है, प्रलेखन प्रगति यानी कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्रेस। अगला है कि प्रलेखन विकास यानी कि डॉक्यूमेंटेशन डेवलपमेंट। अगला है प्रलेखन सेवा, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। तो सबसे पहले तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं और फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे और आपको बताना है कि पैसिव डॉक्यूमेंटेशन जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस यानी कि प्रलेखन सेवा, इसका क्या है, आपका तात्पर्य है। अब इस यहाँ पे अपन 4 क्वेश्चनों की बात करेंगे और चारों एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। जो स्टूडेंट मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल पे आपको पता है 180+ वीडियो हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको कई बार बोलते हैं सर हमें नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता, तो नोटिफिकेशन प्राप्त हो या ना हो, आप 8 बजे सर्च कर लिया करो यूट्यूब पे राकेश बलौदा झुंझुनू लाइव, ऐसे लगा दिया करो राकेश बलौदा झुंझुनू लाइव, तो अपना जो लाइव वीडियो चल रहा है वो आपके सामने आ जाएगा। तो जो पहले की वीडियो है उनमें भी आपको पढ़ लेने हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें, अपन बात करते करते कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द की, किस शब्द की, इस शब्द की, अकेले इस शब्द की, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द की। डॉक्यूमेंटेशन जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो वो प्रयोग किया गया आपका पॉल हॉटलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, पॉल हॉटलैंड, यानी कि पॉल हॉटलैंड व हेनरी ला फोंटेन नहीं थे क्या, जो इन्होंने FID का स्थापना की थी, फीड की स्थापना यानी कि FID फीड की थी, UDC वर्गीकरण पद्धति बनाई थी। तो उन्होंने जो पॉल हॉटलैंड थे उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन नामक शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन यानी कि प्रलेखन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, इसी प्रलेखन के क्षेत्र में जो इनके एक व्यक्ति थे, उनके साथी थे, उनका क्या नाम था, हेनरी ला फोंटेन। क्या नाम था, हेनरी ला फोंटेन। हेनरी ला फोंटेन उनके साथी का नाम था। उनके साथी के इस नाम के कारण इनको क्या, जो प्रलेखन के क्षेत्र में इनको क्या दिया गया था, आपका एक डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो वो आपका दिया गया था नोबेल पुरस्कार। कौन सा, नोबेल पुरस्कार। और वो आपका कब दिया गया नोबेल पुरस्कार, वो दिया गया आपका सन 1913 में। आपको बताना है कि सन 1913 में दिया गया या कब दिया गया था, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते ऐसे सोचते हैं कि सर 2013 में दिया गया होगा, लेकिन आप सोचो कि उन्होंने स्थापना ही फीड की सन 1895 में की थी, तो वो 2013 तक जीवित कैसे रहेंगे। तो उनको सन 1913 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार इस डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में। इसके बाद एक व्यक्ति के बारे में और बात करेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन व्यक्ति का नाम है आपका SC ब्रैडफोर्ड। क्या नाम है, SC ब्रैडफोर्ड। SC ब्रैडफोर्ड। इस SC ब्रैडफोर्ड व्यक्ति के द्वारा जो डॉक्यूमेंटेशन नामक पुस्तक लिखी गई थी, क्या थी, डॉक्यूमेंटेशन नामक पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई, तो आपकी लिखी गई थी SC ब्रैडफोर्ड के द्वारा। और कब लिखी गई थी, तो ये भी आपकी सन 1913 के आसपास ही लिखी गई थी। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको मैंने इतनी बात बताई है। तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, डॉक्यूमेंटेशन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार और डॉक्यूमेंटेशन नामक पुस्तक, यानी कि प्रलेखन पुस्तक। तो इसके बारे में तीनों ध्यान रखना है और ये पैसिव डॉक्यूमेंटेशन का आपको मैंने बताना है, आपको कमेंट करके।
अगला अपन क्वेश्चन की बात करते हैं और अगले एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डबलिन कोर मेटाडाटा कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, यानी कि डबलिन कोर जो मेटाडाटा है उसमें कितने तत्व होते हैं, कितने घटक होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन के आधार पर बताना है। ए ऑप्शन में आपके 15 हैं, बी ऑप्शन में आपके 13 हैं, सी ऑप्शन में आपके 11 हैं और डी ऑप्शन में आपके 16 हैं। तो इन तीन ऑप्शन से बता दो। चलो डी तो मैंने आपको छोड़ दिया। तो इसमें कितने घटक होते हैं, तो सबसे पहले तो इसके घटकों की बात करें तो इसमें कुल कितने घटक होते हैं, आपके 15 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 15 घटक होते हैं। 15 घटक कौन कौन से होते हैं ये पढ़ने के लिए तो आपको पहले के 1-2 वीडियो हैं जिनमें मेरे बताए गए हैं कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन इतना डीप है वो नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। कभी नेट सेट के एग्जाम दे तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है, क्योंकि नेट में एक तो पूछा जाता है कि आईएनबी में जो 14 भाषाएं होती हैं, यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में जो 14 भाषाएं होती हैं उसमें पूछा जाता है, और एक इसके 15 घटक है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो इसकी भाषाओं से आ जाए या इसमें कौन सा एक घटक नहीं है, कौन सी एक भाषा नहीं है। ये क्वेश्चन आता है नेट की एग्जाम में, जबकि जो नॉर्मल एग्जाम है पंजाब, लाइब्रेरियन, बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, इनमें आपका नहीं पूछा जाता है। अब अपन इसकी बात कर चुके हैं, इसमें कितने घटक होते हैं, आपके 15 घटक होते हैं। अब इसका जो प्रसंस्करण कार्य या प्रशासन जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो सर्वप्रथम कार्य किया गया, यानी कि इसको प्रकाशित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया, वो किया गया आपका OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जिसकी स्थापना जुलाई सन 1900 कब हुई, 67 में। ये क्या एक नेटवर्क है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है। इसके द्वारा जो ये डबलिन कोर मेटाडाटा है इसको कब प्रसंस्कृत किया गया, बनाया गया, तो वो आपका कब, सन 1995 में। कब, सन 1995 में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों की OCLC के बारे में भी 1995 और डबलिन कोर मेटाडाटा होते क्या है, तो आपके क्या होते हैं, आपको पता है कि जो आंकड़े हैं या डाटा है उनका दूसरा रूप ही क्या होता है, आपका मेटाडाटा कहलाता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, लेकिन बार बार यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि विच ऑन द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द फाइल ट्रांसफर और इंटरनेट, यानी कि निम्न में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट फाइल अंतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल को किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि SMTP, दूसरा है कि TCI/IP, तीसरा है कि FTP और चौथा आपका POP। चारों ऑप्शन है, चारों के अलग अलग कार्य हैं कंप्यूटर में। तो सबसे पहले इसके राइट आंसर की बात करें तो जो अपन किसी भी प्रोटोकॉल को इंटरनेट या फाइल अंतरण के लिए प्रयोग करते हैं, फाइल अपलोड करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो किसका करते हैं अपन, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या करते हैं अपन, प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन इनको लिख लेना, इनके बारे में देखो ज़्यादा डिटेल तो कोई है नहीं तो अपन बता देते। अगला एक जेडी ब्राउन के बारे में, जेडी ब्राउन की पूरी कहानी बता देते हैं, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से पुटअप होगा। अगला एक क्वेश्चन है कि मैनुअल ऑफ द लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन है, यानी कि मैनुअल ऑफ द लाइब्रेरी इकोनॉमी नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, मैंने आपको पहले की वीडियो में बहुत बताया है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक आपकी किसकी है, जेडी ब्राउन की। किसकी है, जेडी ब्राउन की ये पुस्तक है। इस पुस्तक को जेडी ब्राउन के द्वारा कब लिखा गया, तो आपका लिखा गया कब, सन 1903 में। कब लिखा गया, सन 1903 में लिखा गया था जेडी ब्राउन के द्वारा। अब अपन जेडी ब्राउन के बारे में सभी बात करेंगे। सबसे पहले तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की बात करेंगे, उसके बाद इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत की बात करेंगे, उसके बाद इनके द्वारा दी गई वर्गीकरण पद्धति की बात करेंगे, इनके बाद इनके द्वारा दी गई मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली की बात करेंगे, इसके बाद इनके द्वारा जो प्रकाशित की गई पत्रिका की बात करेंगे। अब बोलते हो सर इतना कुछ मैटर हमारे लाइब्रेरी में आएगा क्या, लाइब्रेरी में सब कुछ पूछा जाता है। और देखो टॉप वही करता है जो एक्सीलेंट तरीके से पढ़ता है या जो अच्छे तरीके से पढ़ता है, क्योंकि आप कहीं भी देखोगे तो एक क्वेश्चन तो आपको कोई भी बुक पढ़ लेना, कहीं से भी खरीद लेना, किसी भी मार्केट से, मेरी गारंटी है इतना मैटर नहीं मिलेगा। या तो बुक नहीं मिलेगी, या उनका सिद्धांत नहीं मिलेगा, या उनकी वर्गीकरण पद्धति नहीं मिलेगी, या उनके पत्रिका जो लाइब्रेरी वर्ल्ड मासिक पत्रिका है, 3 चीज आ गई। लाइब्रेरी वर्ल्ड उसकी आवृत्ति क्या है, मासिक, और उसकी किसके द्वारा प्रकाशित की गई, जेडी ब्राउन के द्वारा। तो ये जो सारी बातें आपको कभी भी क्या नहीं मिलती, आपकी किसी भी लाइब्रेरी की बुक में नहीं मिलती, और इतना जल्दी आपको समझ में भी नहीं आता है। सबसे पहले तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख लेना और इसके बाद उसका क्या कर लेना, आंसर लिख लेना। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि इनकी बुक्स कौन कौन सी थी। तो एक इनकी बुक्स थी बेसिक स्टैटिक्स फॉर द लाइब्रेरीज, इनकी बेसिक स्टैटिक्स फॉर द लाइब्रेरीज, ये किसकी पुस्तक थी, तो ये आपकी किसकी पुस्तक थी, जेडी ब्राउन की पुस्तक थी। एक है इनकी मैनुअल ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी कि मैनुअल, इतना तो नाम ही है कि मैनुअल ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट, यानी कि सेल्फ अरेंजमेंट लिख लेना है, यानी कि लाइब्रेरी
यानी कि मैनुअल ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में ज़्यादा ही कार्य किया था, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण की पद्धति है उनको बनाया। यानी कि मैनुअल ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट नाम की जो पुस्तक है वो भी किसके द्वारा लिखी, तो वो भी आपकी किसके द्वारा लिखी, जेडी ब्राउन के द्वारा। 3 पुस्तकें जेडी ब्राउन की, रट लेना है, एक तो पूछी जाती है। इसके बाद इसके सिद्धांत की बात कर लेते हैं कि जेडी ब्राउन के द्वारा जो कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो आपका कौन सा सिद्धांत दिया गया, वन पैलेस थ्योरी। कौन सी सिद्धांत, वन पैलेस थ्योरी दी गई थी इनके द्वारा, वेन पैलेस थ्योरी। तो इस वेन पैलेस थ्योरी में आपका क्या था, यानी कि एक स्थान सिद्धांत। कौन सा, एक स्थान सिद्धांत। तो ये एक स्थान सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यानी कि वन पैलेस थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो ये आपकी जेडी ब्राउन के द्वारा दी गई थी। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो इन्होंने क्या बनाई थी, एक पद्धति बनाई थी, यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति बनाई। पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति कब बनाई, किसने बनाई, कहाँ पे बनाई। पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति बनाई थी कौन सी, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो विषय वर्गीकरण पद्धति, विषय वर्गीकरण। इसका हिंदी में नाम है, इंग्लिश में नाम आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, लिख लेना। विषय वर्गीकरण पद्धति बनाई थी। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कहाँ पे बनाई, कब बनाई, तो इन्होंने बनाई थी ब्रिटेन में। और कब बनाई थी, सन 1906 में। तीनों बात पूछी जाती है। कल ही का पेपर जो कल मैंने वीडियो सोल्व करवाया था उसमें देख लेना, विषय वर्गीकरण पद्धति पूछी गई थी, ब्रिटेन में बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, जो जेडी ब्राउन के द्वारा बनाई गई। कब बनाई गई थी, सन 1906 में बनाई गई थी। इसके द्वारा लाइब्रेरी वर्ल्ड मासिक पत्रिका, यानी कि लाइब्रेरी वर्ल्ड मासिक पत्रिका, वो आपके मैंने बताई दिया कि लाइब्रेरी वर्ल्ड जो मासिक पत्रिका है उसका प्रकाशन कार्य भी किसने किया था, तो वो भी आपका किसने किया था, जेडी ब्राउन ने किया था। इस जेडी ब्राउन के बारे में याद रखना, इससे ज़्यादा जेडी ब्राउन के बारे में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नहीं पूछा जाता। एक बात अपनी छूट गई है, यानी कि मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली, मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली के जो प्रवर्तक थे वो आपके प्रवर्तक कौन थे, तो वो आपके कौन थे, जेडी ब्राउन। इनके द्वारा जो ये अवधारणा है, यानी कि इनके द्वारा जो ये मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली की अवधारणा ये कब दी गई थी, ये दी गई सन 1892 में। और इसको पूर्णतः ब्रिटेन में कब लागू कर दिया गया था, तो वो कर दिया गया सन 1894 में। कब लागू कर दिया गया था, 1894 में, लेकिन ये अवधारणा इनके द्वारा दी गई सन 1892 में। इसके 2 साल बाद ही क्या कर दिया गया था, इसको मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली को लागू कर दिया गया था। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली है वो पुस्तकालय विज्ञान को कौन से सूत्र को क्या करती है, संतुष्ट करती है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचारों के अनुरूपण के लिए किया जाता है, जिसे कहते हैं, यानी कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज बाय सिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन थॉट इज नोन। तो आपको बताना है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग है मानव विचारों के अनुरूपण के लिए किया जाता है, इसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों बहुत अच्छे ऑप्शन है। देखो थोड़ा सा आज फोन कम चार्ज है, तो इसमें पहला है कि थिंकिंग सिमुलेशन, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तीसरा है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, और चौथा है कि थॉट प्रोसेस मैकेनिज्म। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बंदे ने कंफ्यूज करने के लिए कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी दी है, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा क्यों दी है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो मानव विचारों की मध्यस्थता यानी कि बुद्धिमत्ता, यानी कि यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका हिंदी में नाम होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब अपन बात कर लेते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, कि मानव विचारों के अनुरूपण होती है। अब इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया, तो इसका प्रयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया गया था। किसमें, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में। इसलिए आपको बंदे ने कंफ्यूज करने के लिए कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी ऑप्शन दिया है। 5वीं पीढ़ी में किया गया था। 5वीं पीढ़ी का कार्यकाल क्या था, सन 1988 से लेकर अब तक। उसमें क्या किया गया, आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अगले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क कौन सा है। तो जो भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय का नेटवर्क कौन सा है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि 4 ऑप्शन है, इनफिलिप नेट है, डेल नेट है, केलिब नेट और अर नेट है। तो सबसे पहले तो इसके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कौन सा, इनफिलिप नेट। इनफिलिप नेट क्या है, कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय का नेटवर्क है जो विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को क्या करता है, पूर्ण करने का कार्य करता है। इनफिलिप नेट के बारे में आपको मैंने सारी बातें पहले बता दी हैं कि इनफिलिप नेट की स्थापना यूजीसी के द्वारा मार्च सन 1991 में की गई थी, जिसका मुख्यालय गांधीनगर आपका गुजरात में है। गुजरात विश्वविद्यालय में गांधीनगर गुजरात में है। इसके साथ साथ ही इनफिलिप नेट तो हो गया, यानी कि इसका पूरा नाम हो जाएगा इंफॉर्मेशन
लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की, अगले जो ऑप्शन है उसकी बात करेंगे डेलनेट की, क्योंकि डेलनेट से 100% क्वेश्चन आता है। डेलनेट की स्थापना कब की गई? सन 1988 में की गई। कब? सन 1988 में निसात और एनआईसी के द्वारा दोनों के सहयोग से की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या था? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क। लेकिन इसका नाम कब चेंज कर दिया गया, इसका नया नाम क्या है, ये दोनों बात पूछी जाती है। इसका नाम चेंज कर दिया गया था सितंबर 2000 में, और क्या कर दिया गया था आपका? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या कर दिया गया? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया था। ये आपको इसका क्या रखना है? डेलनेट का ध्यान रखना है। इसके बाद अगले ऑप्शन को बता देते हैं। और डेलनेट क्या है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। डेलनेट क्या है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पहला नेटवर्क है। अब सर आप पढ़ोगे सर हमने तो क्लिबनेट सर 1986 पढ़ लिया, और आप तो सर 1988 में जिसकी स्थापना है उसको प्रथम बता रहे हो। तो सबसे पहले कार्य करना यानी कि क्रियान्वित डेलनेट को किया गया था, इसलिए पहला नेटवर्क कौन सा? डेलनेट है। जबकि अब अपन पढ़ें क्लिबनेट यानी कि कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क। क्लिबनेट की स्थापना है वो आपकी सन 1986 में हो गई थी। अब आप बोलोगे सर आप तो ऊपर तो कुछ और ही बता रहे थे, यहाँ पे कुछ और ही बता रहे हो। लेकिन ये क्रियान्वित, इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? वो किया था सन 1994 में। तो इसका पहला कौन हो जाएगा? यानी कि इसका इसमें विकास ही किया गया था, पूर्ण कार्य इसका सन 1994 में हुआ था, जबकि डेलनेट ने कार्य करना सन 1992 में प्रारंभ कर दिया गया था। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है कि अर्नेट यानी कि एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। इसको पढ़ लेना भाई, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछता है। अर्नेट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क होती है, एक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है, जिसकी स्थापना कब की गई? सन 1986 में की गई थी। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन क्या है? अगला अपना क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय प्रणाली स्पाइस कार्यक्रम के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो ये किसके द्वारा एक कार्यक्रम का परिवर्तन किया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए, यूनिडो, ILO, यूनेस्को और IAEA। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनेस्को। यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है? स्पाइस का जो परिवर्तन किया जाता है। यूनेस्को की स्थापना आपको पता ही है कि इसका गठन 16 नवंबर सन 1945 को कर लिया गया था, लेकिन इसकी स्थापना पूर्ण रूप से कब हुई? 4 नवंबर सन 1946 में हुई थी। इसके बहुत सारे कार्यक्रम हैं। कभी आपको देखो मेरे पास संसाधनों की कमी है, मैं आपको पहले बोल देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि यूनेस्को एक बड़ा टॉपिक है। यूनेस्को के बारे में बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। सबसे पहले दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब है? सन 1952 के आसपास। इसके बाद आपका इंचडोग सन 1951 है। सन 1952 में आपका क्या हो जाएगा? इंचडोग। इसके बारे में IFAP के बाद में PGI GPI कार्यक्रम यूनेस्को का है। इसके बाद आपका बुक कूपन सिस्टम किसका है? यूनेस्को का है। यूनिसिस्ट, इसको पढ़ लेना। यूनिसिस्ट किसका आपका? तो यूनेस्को का है। जबकि यूनिमार्क आपको बताना है किसका है, कमेंट करके बताना है। यूनिसिस्ट सन 1973 किसका आपका? यूनेस्को का है। इसके बाद भी और भी ऐसे हैं जैसे कि CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ये भी कार्यक्रम किसका आपका? एक यूनेस्को का है। तो इस प्रकार के बहुत सारे 7-8 कार्यक्रम जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बार बार जो पूछे जा रहे हैं उनको आपको क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि साइबर स्पेस शब्द को प्रतिपादित किया गया था। तो वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया आपका? साइबर स्पेस, तो वो हो जाएगा विलियम गिब्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसने बूलियन लॉजिक को प्रतिपादित किया? तो किन व्यक्तियों ने बूलियन लॉजिक को प्रतिपादित किया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज बुले ने। आज 35 क्वेश्चन करेंगे अपन। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि वेब 2 पॉइंट टैगिंग को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका फोक्सोनोमी कहा जाता है। इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है कि किस वर्ष बुड्ढा पोस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव की घोषणा की गई? तो किस वर्ष की गई थी आपकी ये घोषणा की गई? कब? सन 2002 में ये घोषणा की गई थी। आज अपन कुल 15 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन यदि आप अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चनों को लिखोगे तो कम से कम 250 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने? 250 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे। PDF के लिए आप संपर्क कर सकते हो। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन 1 लाइनर जो क्वेश्चन पेपर लिखे हैं, जो कितने हैं आपके 1400 के आसपास हैं। 1 लाइनर में आपको पता है कि सारा कुछ मैटर एक लाइन में लिखा है, इसका उत्तर नीचे लिखा है, एक लाइन में क्वेश्चन, इसका उत्तर नीचे लिखा है। इसके लिए आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। DSSB, KVS, NVS सभी के पेपर दिए गए हैं। जो आपको चाहिए वो पेपर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं इसी समय।